म्यूचुअल फंड में सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इक्विटी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी की आप हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, डायरेक्टली उसके शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। अब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जो उसके स्टॉक का प्राइस है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। मार्केट में उस स्टॉक से संबंधित कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो अचानक से उसका प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगता है, और अगर मार्केट में उस स्टॉक को लेकर के कोई निगेटिव खबर आ गई तो तेजी से नीचे जाने लगता है। इसके अलावा कई बार वैल्यूएशन से भी ज़्यादा उसके प्राइस हो जाते हैं और जब मार्केट करेक्ट होता है तो ऐसे स्टॉक बहुत तेजी से नीचे धराशायी हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है अगर आप प्योर इक्विटी में जाते हैं तो। और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनका टाइम होराइजन कम है या फिर जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए प्योर इक्विटी जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ अगर दूसरे पैरेलल अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की म्यूचुअल फंड में, तो वो होता है डेट। डेट क्या होता है? वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो 6 से 8% देखने को मिलता है। वहीं पर इक्विटी में अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएंगे तो एक एक साल में आपका 20% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो नो डाउट ये रिटर्न आपको ज़्यादा बना करके देगा इक्विटी, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। वहीं पर डेट आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन पैसा आपका निगेटिव में नहीं जाएगा। जबकि इक्विटी चूंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो पैसा निगेटिव में भी जाने की संभावना रहती है। तो इन दोनों की खूबी को मिलाकर के हाइब्रिड कैटेगरी बनाई गई, यानी ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो इक्विटी का भी एक्सपोजर ले ले और डेट का भी एक्सपोजर ले ले, जिससे उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी की वजह से उनके पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में मदद मिलेगी और डेट जो है उनके पैसे को निगेटिव में जाने से रोकेगा। अब अगर हम लोग बात करें हाइब्रिड कैटेगरी की, तो हाइब्रिड में भी 3 कैटेगरी बनी हुई है। पहला कंजर्वेटिव हाइब्रिड, ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और यहाँ पर डेट का जो पोर्शन है वो 50% से ज़्यादा का होता है। दूसरी कैटेगरी होती है एग्रेसिव हाइब्रिड, जो कि ऐसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक कैटेगरी बनी हुई है जो कि थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, यानी कि यहां पर इक्विटी का जो पोर्शन होगा वो 50% से ऊपर का होगा। यहां पर डेट का 50% से ऊपर था, यहां पर इक्विटी का 50% से ऊपर होगा। और तीसरी कैटेगरी ऐसी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। इसमें क्या होता है कि ये डेट और इक्विटी का पोर्शन पहले से फिक्स नहीं होता है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से डेट में भी या फिर इक्विटी में भी जो ज़्यादा परफॉर्म करेगा उसमें आपके पैसे को मूव किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी कंजर्वेटिव हाइब्रिड के बारे में बात कर चुके हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग पैरामीटर पर हम लोग कंपेयर करेंगे। और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर के और ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं और हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तरफ मूव होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, अगर आप 2025 के लिए सभी कैटेगरी म्यूचुअल फंड में जितने कैटेगरी हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड में 3 कैटेगरी अलग, सबके रिलेटेड टॉप म्यूचुअल फंड और बेस्ट म्यूचुअल फंड को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 2025 के लिए सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले बेस्ट म्यूचुअल फंड को वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर पिछले 5 साल का मैं डेटा दिखाऊं जो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं परफॉर्मेंस के मामले में, तो नंबर 1 पर आता है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी डेट फंड, जिसने लगभग 26.5% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर आता है जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो कि 25% के आसपास का रिटर्न है। तीसरे नंबर पर आता है क्वांट एब्सोल्यूट फंड जो कि लगभग 24.5% का रिटर्न दे रहा है। चौथे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आता है जो कि लगभग 22% का, और 5वें नंबर पर आता है महिंद्रा मैन्यू लाइफ एग्रेसिव फंड जो कि लगभग 21% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर बना करके दे रहा है। अब जो डेटा मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है वो हाईएस्ट जो रिटर्न जनरेट करने वाले हैं उन म्यूचुअल फंड्स का है, लेकिन अगर इनमें देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका एवीएम बहुत ज़्यादा कम है, इनका एवीएम बहुत ज़्यादा कम है। तो हम 2 तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। एक तो टॉप 5 जो रिटर्न के मामले में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहे होंगे उनको हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, और दूसरा हम लोग जो हाईएस्ट जिनका एवीएम होगा उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। एयूएम वाइज अरेंज करने पर सबसे ज़्यादा जो एयूएम है वो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड का है, दूसरे नंबर पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, तीसरे नंबर पर है एचडीएफसी हाइब्रिड का, चौथे नंबर पर है आपका कैनरा रोबैको का, और 5वें नंबर पर है डीएसपी का। ये पांचों ऐसे
एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हैं जिनका एवीएम 10,000 करोड़ से ऊपर का है। तो 5 हम लोग फंड सेलेक्ट करेंगे जो कि हाई एवीएम वाले हैं, और 5 फंड सेलेक्ट करेंगे जो कि पिछले 5 साल में हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, और उन सब में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करने वाले का डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे। क्वांट एब्सोल्यूट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जीएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैंक ऑफ इंडिया मिड स्मॉल कैप इक्विटी डेट फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इन सब में एक फंड ऐसा है जो कि इससे अलग है। कौन सा फंड है? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी डेट फंड। देखिए ये एग्रेसिव हाइब्रिड तो है, लेकिन एग्रेसिव हाइब्रिड के नाम पर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर इनका मैं डेटा दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनका बीटा बहुत हाई है, बहुत ही हाई, अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इनका है। ये हाई क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप को जगह ही नहीं दे रखा है, सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप को शामिल किया है। अब जो एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके लिए शर्त ये होती है कि इक्विटी का जो पोर्शन है वो आपको मिनिमम 65 से लेकर के 80% के बीच में रखना है, और जो डेट का पोर्शन है वो 20% से लेकर के 35% के बीच में रखना है। अब ये जो इक्विटी वाला पोर्शन है 65 से 80%, वो जरूरी नहीं है कि मिड कैप में रखा जाए, लार्ज कैप में रखा जाए या फिर स्मॉल कैप में रखा जाए। इन्होंने क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप ज़्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में कि वो इस म्यूचुअल फंड को इस कैटेगरी में लिस्ट करा देंगे, और ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए वो मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर ज़्यादा रख लिए। ज़्यादा क्या, लार्ज कैप का एक्सपोजर इन्होंने लिया ही नहीं है। अब इस वजह से नो डाउट इन्होंने अल्फा तो बहुत ज़्यादा जनरेट कर लिया, और अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न भी देखेंगे तो इनका सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये फंड बीटा के मामले में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हमें बताया जा रहा है, और सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसका है। अब जब हम लोग हाइब्रिड कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हाइब्रिड में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें प्योर इक्विटी से कम यहाँ पर एक तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिले। अब जब प्योर इक्विटी से कम वोलेटाइल हम फंड जा रहे हैं और हमारा पूरा पैसा मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है, तो ये तो और ज़्यादा वोलेटाइल हो गया ना। भले हम यहाँ पर डेट का एक्सपोजर कुछ भी रखें, लेकिन मिड और स्मॉल कैप जो है वो तो लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो ये फंड हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। इसका अगर मैं फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने सिंस इंसेप्शन 18% का रिटर्न जनरेट किया है, और इनका जो इंसेप्शन डेट है वो 2016 का है। और अगर मैं यहाँ पर इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूं, देखिए मैंने आपको शर्त बताया था कि 65 से 80% आपका कम से कम इक्विटी में होना चाहिए। देखिए इन्होंने इसी रेंज में रखा हुआ है, और डेट में आपका 20 से 35% के आसपास का होना चाहिए। देखिए डेट का भी एक्सपोजर इसी के रेंज में रखा हुआ है, लेकिन इक्विटी वाला जो पोर्शन है इनका 73% इन्होंने केवल मिड कैप और स्मॉल कैप में रखा हुआ है, लार्ज कैप में इन्होंने एक्सपोजर ही नहीं लिया है। तो ये फंड बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। तो ऐसे लोग जो कि हाइब्रिड कैटेगरी में ज़्यादा रिटर्न देख करके आ रहे हैं, वो अपने लिए बहुत वोलेटाइल फंड सेलेक्ट कर लेंगे अगर ये सेलेक्ट करते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्योर इक्विटी से कम रिस्क चाहते हैं और कम वोलेटाइल चाहते हैं तो लार्ज कैप का होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर लार्ज कैप का एक्सपोजर 0% है। तो ये फंड आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि जो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है वो ऐसे इन्वेस्टर को टारगेट करने के लिए बनाया गया जो कि इक्विटी से कम रिस्क चाहते हैं और इक्विटी से कम वोलेटाइल चाहते हैं। लेकिन ये फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप का एक्सपोजर ही नहीं है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो बैंक ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो भले ही ये एग्रेसिव हाइब्रिड में आए हुए हैं कैटेगराइज करके, लेकिन लार्ज कैप में एक्सपोजर ना होने की वजह से ये फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। इसके बाद से अगर इसको हम लोग स्किप कर दें तो बाकी के जो 4 फंड बचते हैं, एक बार देखते हैं क्या ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। बाकी का ये देखिए, ये और ये सारे कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहे हैं, सारे कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर मैं 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम में देखूं तो 1 साल का जो परफॉर्मेंस है इसको देखिए, सारे यहाँ पर बीट कर रहे हैं। 3 साल का परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो भी यहाँ पर सारे बीट कर रहे हैं। 5 साल का परफॉर्मेंस देखूं तो भी यहाँ पर सारे बीट कर रहे हैं, और 10 साल का परफॉर्मेंस देखूं तो भी यहाँ पर सारे बीट कर रहे हैं। यहाँ पर महिंद्रा मैन्युलाइफ को अभी 10 साल का समय नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पर डेटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब अगर कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया मिड और इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। बाकी की अगर हम लोग बात करें क्वांट एब्सोल्यूट की, और ये 3 फंड जो हैं वो 2013 के हैं, यानी 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और महिंद्रा मैन्युलाइफ जो है वो 2019 का फंड है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, देखिए इन सब में जो सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस रेशो था वो भी बैंक ऑफ इंडिया का ही था, और उसके बाद से सबसे हाईएस्ट जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर हम लोग
स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है, यानी कि अपनी कैटेगरी में अभी तक जो टॉप परफॉर्मिंग हम लोग 5 म्यूचुअल फंड को लिए हुए हैं एग्रेसिव हाइब्रिड में, इसमें सबसे कम वोलेटाइल की अगर बात की जाए तो वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ही है, सबसे कम वोलेटाइल। ठीक है, और यहाँ पर इनका अल्फा जो है वो भी ठीक ठाक है, मतलब कि कम वोलेटाइल के साथ ये अच्छा खासा अल्फा जनरेट करके दे पा रहे हैं। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि एक तो वोलेटिलिटी हमारी कम हो रही है, ऊपर से अल्फा भी इनका अच्छा खासा है, बहुत ही अच्छा है। तो नो डाउट ये फंड अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा इनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, लेकिन अगर एक्सपेंस रेशियो के बावजूद भी ये हमें अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहे हैं तो ये ठीक ठाक फंड हो सकता है। अब कुछ और टेक्निकल पॉइंट की बात कर लें। देखिए यहाँ पर इनमें सबसे हाईएस्ट जो शार्प रेशियो है वो हमारा एक तरीके से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही है। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि जो हमारा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, अब चूंकि ये हाइब्रिड फंड है तो इक्विटी और डेट दोनों का पार्ट है, और इक्विटी का पार्ट हमारा कितना है 65 से 80% के आसपास है। तो ये जो 20 से 35% का एक्सपोजर डेट वाला हम लोग ले रहे हैं, ये तो हमारा रिस्क फ्री है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारा रिस्की है उसको हम लोग कितना उसकी तुलना में रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को हटा दिया जाए तो जो हमारा रिटर्न बना इसकी वजह से वो कितना ज़्यादा बन पा रहा है वो हमें शार्प रेशियो बताता है। और शार्प रेशियो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब कि रिस्क फ्री जो रिटर्न है उसको माइनस करने के बाद से जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट आईसीआईसीआई का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप रिस्क ले रहे हैं 65 से 80% अपने पैसे पर, तो आप चाहेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न मिल पाए। और यही डेटा हमें बताता है जो शार्प रेशियो होता है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि रिस्की है उस पर कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, और ये पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। तो इन सब में परफॉर्मेंस जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टॉप पर निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए इनका बीटा अगर मैं दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर देखिए इनका बीटा भी सबसे कम है। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है और बीटा मतलब कि अपने बेंचमार्क की तुलना में ये सबसे कम वोलेटाइल होगा इन पांचों फंड में। बाकी का फंड का आप बीटा देख सकते हैं इससे ज़्यादा ही है। तो नो डाउट सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो जनरेट कर रहा है, सबसे कम वोलेटाइल है, बीटा सबसे कम है, अल्फा ठीक ठाक है, और 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो नो डाउट इन पांचों में सबसे अच्छा जो हमारे लिए फंड हो सकता है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड हो सकता है। अगर इनके और डेप्थ में चलें तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फंड को सिंस इंसेप्शन 18% का रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर इनका कुछ और डेटा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ जिससे आपको इस फंड के बारे में और टेक्निकल डेटा मिले, तो 2013 का ये फंड है, यानी कि 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इनका एवीएम 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, देखिए ये जो एक्सपोजर है इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं दिखाऊं तो मैंने आपको क्या बताया था 65 से 80% इक्विटी में होना चाहिए, तो देखिए, और 20 से 35% आपका डेट में होना चाहिए, तो देखिए इसी रेंज में है। और इन्होंने लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है। लार्ज कैप का एक्सपोजर ही इन्हें बहुत ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। लार्ज कैप का एक्सपोजर ही इनके लिए बीटा को कम करने का काम कर रहा है, और लार्ज कैप का एक्सपोजर ही इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम कर रहा है। और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि कम वोलेटाइल फंड चाहते हैं उनके लिए यही लार्ज कैप का एक्सपोजर अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है। और स्मॉल कैप में और मिड कैप में आप एक्सपोजर देख सकते हैं। तो नो डाउट चूंकि आप हाइब्रिड में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको एक बैलेंस अप्रोच मिले, एक स्टेबल फंड मिले, तो आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड अभी तक के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब एक बार हाई एवीएम वाले में हम लोग एक बार इनके परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं और उसके बाद से देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन निकल करके आता है। दोस्तों मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। अब हम लोग हाई एवीएम वाले टॉप 5 को यहाँ पर कंपेयर करने के लिए डेटा को आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनका सबका एवीएम जो है वो 10,000 करोड़ से ऊपर का है। यहाँ पर मैंने जो फंड लिया है कैनरा रोबैको, डीएसपी इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी डेट, और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इनका रिटर्न हम लोग कंपेयर करते हैं जिससे और ज़्यादा हमारे सामने तस्वीर साफ हो। देखिए ये कैटेगरी एवरेज है और ये इन सभी फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न है। अगर कैटेगरी एवरेज देखें तो सिंस इंसेप्शन इनका जो रिटर्न है कैटेगरी एवरेज वो 13.43 का है, और सारे फंड्स जो हैं इसको बीट कर रहे हैं एक फंड को छोड़ करके, और वो है एचडीएफसी। तो नो डाउट सिंस इंसेप्शन जो एचडीएफसी का परफॉर्मेंस है वो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इनका परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर 1 साल में भी इनका परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज से कम है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें 3 साल में इनका परफॉर्मेंस ठीक है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर है। 5 साल का अगर हम लोग डेटा देखें तो भी कैटेगरी एवरेज के लगभग ही बराबर है, और 10 साल का डेटा देखें तो इनका परफॉर्मेंस डाउन है कैटेगरी एवरेज से। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर देखिए 1 साल में
और इसके अलावा 10 साल में और सिंस इंसेप्शन इनका रिटर्न कैटेगरी एवरेज से भी कम है। और जब ये कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर रह रहे हैं या फिर थोड़ा सा ज़्यादा है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लगभग उसके बराबर या फिर स्लाइटली अप है, मतलब लगभग उसके बराबर ही आ रहा है। तो HDFC का हाइब्रिड इक्विटी फंड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिटर्न अपनी कैटेगरी में जिनका टॉप हाईएस्ट AUM है उनमें सबसे कम इनका परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो HDFC इक्विटी हाइब्रिड को हम लोग यहाँ से कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास बचते हैं 4 फंड। इन 4 फंड में अगर टॉप के परफॉर्मेंस को देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना करके दे रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड, जिन्होंने लगभग 17.88 का सिंस लॉन्च यहाँ पर रिटर्न बना करके दिया हुआ है। बाकी के जो फंड हैं वो उनका परफॉर्मेंस इससे कम ही है। ठीक है, उनका परफॉर्मेंस इनसे कम है। अगर मैं ICICI प्रूडेंशियल का 1 साल का डेटा दिखाऊं, 3 साल का दिखाऊं, 5 साल का दिखाऊं, 10 साल का दिखाऊं या फिर सिंस इंसेप्शन, हर एक टाइम फ्रेम में इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। अब कुछ और टेक्निकल डेटा के आधार पर हम लोग बाकी के फंड्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी 5 फंड हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें अगर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस रेशियो है वो HDFC का है। नो डाउट HDFC तो वैसे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसको तो हम लोग पहले ही हटा चुके हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो है वो ICICI प्रूडेंशियल का है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ले रहा है तो उसको जस्टिफाई भी कर पा रहा है, हर एक टाइम फ्रेम में एक अच्छे मार्जिन से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। अगर DSP की बात करें तो DSP यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनका अपनी कैटेगरी में जो हाईएस्ट AUM है उनमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनका बीटा सबसे ज़्यादा है। बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि ये अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा वोलेटाइल होंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब आप हाइब्रिड कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका मेन एम ये होता है कि आप एक स्टेबल फंड की तरफ जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड होगा अपनी हाईएस्ट AUM वाले कैटेगरी में। तो और इनका शार्प रेशियो देखिए, इनका शार्प रेशियो भी कम है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो DSP इक्विटी को यहाँ से हम लोग इग्नोर करेंगे, HDFC को ऑलरेडी हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब हमारे पास बचते हैं 3 फंड, पहला SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, दूसरा कैनरा रोबैको और तीसरा ICICI प्रूडेंशियल। अगर SBI की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कैनरा रोबैको से इनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, वहीं पर शार्प रेशियो जो है वो कम जनरेट कर रहे हैं कैनरा रोबैको से, यानी कि ये इक्विटी वाले पर हमें कम रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। इसके अलावा इनका जो अल्फा है वो भी कम है कैनरा रोबैको से, इसके अलावा इनका जो बीटा है वो कम है। तो ये तो एक तो पॉजिटिव है SBI के बारे में। बाकी अगर हम लोग बात करें, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी कम है। तो नो डाउट ये इससे कम वोलेटाइल तो है कैनरा रोबैको से, लेकिन बाकी का जो डेटा है कह रहा है वो कैनरा रोबैको से परफॉर्मेंस को डाउन बता रहा है, क्योंकि एक तो आपने फीस ज़्यादा लिया, ऊपर से शार्प रेशियो आप कम जनरेट कर रहे हैं, इसके अलावा अल्फा भी आप कम जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से SBI हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, कैनरा रोबैको और ICICI प्रूडेंशियल। अगर कैनरा रोबैको और ICICI प्रूडेंशियल इन दोनों का डेटा मैं यहाँ पर चेक करूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक्सपेंस रेशियो के मामले में नो डाउट कैनरा रोबैको आगे है, शार्प रेशियो के मामले में हमारा ICICI प्रूडेंशियल आगे है, अल्फा के मामले में हमारा ICICI प्रूडेंशियल आगे है, बीटा के मामले में चूंकि कम बीटा वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा तो ICICI प्रूडेंशियल आगे है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ICICI प्रूडेंशियल आगे है। तो पॉजिटिव अगर देखा जाए तो कैनरा रोबैको में सिर्फ 1 पॉजिटिव है और ICICI प्रूडेंशियल में 4 पॉजिटिव है। तो इन 5 फंड में जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन निकल करके आता है वो ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड निकल करके आता है। ये हमने हाईएस्ट AUM वाले जो फंड थे उसमें कंपेयर किया। इससे पहले हमने जो हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करने वाले फंड थे उसमें भी कंपेयर करके हमने देख लिया, तो ICICI प्रूडेंशियल ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन आ रहा था, और हाईएस्ट AUM वाले में भी ICICI प्रूडेंशियल ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन निकल करके आ रहा है। तो अगर आप एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा सा रिस्क कंजर्वेटिव हाइब्रिड से ज़्यादा लेकर के और ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, लेकिन इक्विटी से कम वोलेटाइल और कम रिस्की फंड चाहते हैं, तो आपके लिए ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट डायरेक्ट फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है। और 2025 के लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी में आपके लिए हो सकता है, उन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।